विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। साइटेक के नए एपिसोड में मैं अंजलि चौहान एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। क्या आपको पता है कि कार्बन तत्व अंतरिक्ष से पृथ्वी पर कैसे पहुंचा और आखिर ईवीएम मशीन का विज्ञान क्या है? नहीं तो चलिए जानते हैं आज के साइटेक में। पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाले तत्वों में से एक है कार्बन, लेकिन कार्बन पृथ्वी तक आखिर पहुंचा कैसे, इसके बारे में मौजूद अवधारणा को बदलने वाला शोध सामने आया है, जो ये कहता है कि कार्बन इंटरस्टेलर जर्नी यानी कि तारों के बीच से यात्रा द्वारा पृथ्वी तक पहुंचा। कैसे? आइए विस्तार से जानते हैं। ये माना जाता रहा है कि हम सभी स्टारडस्ट से बने हुए हैं। अनेक शोधों के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन द्वारा हाल ही में किया गया अध्ययन इस मान्यता को और भी पुख्ता करता है। पहला शोध किया गया है यूएम शोधकर्ता जे ली ने, जिसे साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। ये शोध बताता है कि पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर कार्बन इंटरस्टेलर माध्यम से वितरित किया गया। ये एक ऐसा पदार्थ है जो कि अंतरिक्ष में तारों और आकाशगंगाओं के बीच स्थित होता है। क्या कहता है पहला शोध? संभवतः ऐसा हुआ होगा कि प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के बनने और गर्म होने के बाद, जो कि धूल और गैसों के बादल होते हैं, उन्होंने युवा सूर्य का चक्कर लगाया और ग्रह का निर्माण करने वाली जरूरी तत्वों को इकट्ठा किया होगा। सूर्य के जन्म के 10 लाख साल बाद ही कार्बन भी ठोस पदार्थों में विभाजित हो गया था। इसका मतलब है कि कार्बन, जो कि पृथ्वी पर जीवन का आधार है, पृथ्वी पर पहुंचने के लिए इंटरस्टेलर यानी कि अंतरतारकीय यात्रा को पूरा किया। शोधकर्ता पहले ये मानते थे कि पृथ्वी पर कार्बन उन अणुओं से आए जो शुरू में नेबुलर गैस में मौजूद थे। जब गैस ठंडी हुई तो ये अणु चट्टानी ग्रह पर पहुंचे। ली और उनके साथियों ने अपने शोध में इस बात पर जोर दिया कि कार्बन को ले जाने वाली गैस अणु पृथ्वी के निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार कार्बन वाष्पीकृत हो जाए तो ये वापस ठोस में परिवर्तित नहीं हो सकता। दशकों से कंडेंसेशन मॉडल का इस्तेमाल किया जाता रहा है, जो ये कहता है कि सूर्य के निर्माण के समय ग्रहों के सभी तत्व वाष्पीकृत हो गए और जैसे ही डिस्क ठंडा हुआ, इनमें से कुछ गैसें ठोस में बदल गई और ठोस पदार्थों को रासायनिक सामग्री उपलब्ध कराई। लेकिन ऐसा कार्बन के साथ संभव नहीं है। डिस्क पर ज्यादातर कार्बन कार्बनिक पदार्थ के रूप में पहुंचे। हालांकि जब कार्बन वाष्पीकृत होता है तो ये ऐसी प्रजाति का निर्माण करता है जिसे ठोस में परिवर्तित होने के लिए काफी कम तापमान की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कार्बन को दोबारा कार्बनिक अवस्था में नहीं बदला जा सकता। इसकी वजह से शोधकर्ताओं ने ये माना कि पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर कार्बन इंटरस्टेलर माध्यम से विरासत के रूप में बिना पूरी तरह से वाष्पीकृत हुए पहुंचा। कार्बन की मात्रा का आंकलन। पृथ्वी तक कार्बन कैसे पहुंचा, इस बात को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए ली ने पृथ्वी पर संभव कुल कार्बन की मात्रा का आकलन किया। इसके लिए उन्होंने भूकंपीय तरंग के पृथ्वी के कोर तक पहुंचने और पहले से ज्ञात ध्वनि वेव की तुलना की। इससे शोधकर्ताओं को ये पता चला कि कार्बन पृथ्वी के द्रव्यमान में आधा प्रतिशत से भी कम मात्रा में शामिल है। इस तरह शोधकर्ताओं को ये पता चला कि कार्बन पृथ्वी पर कब आया होगा। एक ग्रह पर जीवन को संभव बनाने के लिए सही मात्रा में कार्बन का होना आवश्यक है। ज्यादा कार्बन की वजह से पृथ्वी का वातावरण शुक्र की तरह हो जाएगा, जो कि सूर्य से गर्मी लेकर 880 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान को बनाए रखता है। थोड़ा कार्बन होने पर पृथ्वी मंगल ग्रह की तरह होगी, जो लगभग -60 डिग्री के तापमान के साथ पानी पर आधारित जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या कहता है दूसरा शोध? दूसरे शोध में शोधकर्ताओं ने देखा कि ग्रह का छोटा हिस्सा, जिसे प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं,
अपने निर्माण की शुरुआत में कैसे कार्बन को अवशोषित किया। इनके मेटालिक कोर्स, जो कि लौह उल्कापिंड के रूप में सुरक्षित हो चुके हैं, उनके परीक्षण में वैज्ञानिकों ने पाया कि ग्रहों की उत्पत्ति के दौरान जब प्लैनेटेसिमल्स पिघलना शुरू हुआ होगा, उस वक्त ज्यादातर कार्बन का क्षय हुआ होगा। प्रोफेसर हिचमैन का कहना है कि ये पुरानी धारणा के उलट है, क्योंकि ज्यादातर मॉडल्स में कार्बन और जीवन योग्य पदार्थों जैसे कि पानी और नाइट्रोजन मौजूद हैं, जो कि चट्टानों में बदल चुके हैं, और इसके बाद इनका वितरण विकसित हो रहे ग्रहों जैसे पृथ्वी और मंगल पर हुआ। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चरण छूट गया, जिसमें प्लैनेटेसिमल्स किसी ग्रह पर पहुंचने से पहले अपना ज्यादातर कार्बन खो देता है। हिचमैन के इस शोध को प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित किया गया है। दोनों शोध कार्बन क्षय की दो अलग अलग धारणाओं का वर्णन करते हैं, लेकिन इस बात को साबित करते हैं कि पृथ्वी को जीवन योग्य बनाने में कार्बन क्षरण ही मुख्य केंद्र रहा है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है तो आपने कभी ना कभी वोट देने के लिए ईवीएम मशीन का इस्तेमाल जरूर किया होगा, जहां पर आप एक बटन को दबाकर अपने मनचाहे उम्मीदवार को वोट देते हैं। लेकिन ये मशीन आखिर काम कैसे करती है, आइए विस्तार से जानते हैं। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि वोट्स को इकट्ठा करने में मदद करती है और उनकी काउंटिंग यानी कि गणना में आसानी होती है। भारत में ईवीएम का इस्तेमाल सबसे पहले 1982 में केरल के परूर विधानसभा क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर किया गया था। इसके बाद वर्ष 2004 से ईवीएम का इस्तेमाल भारत के सभी चुनावों में होने लगा। कैसे काम करता है ईवीएम? 6 वोल्ट की साधारण बैटरी से चलने वाली ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में 2 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट। ये दोनों यूनिट आपस में एक 5 मीटर लंबे तार से जुड़े होते हैं। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रहती है, जबकि बैलेटिंग यूनिट को मतदान कक्ष में रखा जाता है। जब मतदाता मतदान के लिए मतदान कक्ष में पहुंचता है तो कंट्रोल यूनिट पर बैठा अधिकारी बैलेट बटन को दबाता है, जिसके बाद मतदाता अपना वोट दे सकता है। ईवीएम पर उम्मीदवारों का नाम और चुनाव चिन्ह एक नीले बटन के साथ मौजूद रहता है। वोटर इस नीले बटन को दबाकर अपने मनचाहे उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं। क्या होता है वीवीपैट? ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायतों के बाद ईवीएम में वीवीपैट यानी कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल से जोड़ दिया गया है। वीवीपैट की व्यवस्था एक प्रिंटर की तरह होती है जो मतदाता के वोट की जानकारी को प्रिंट करती है। वीवीपैट के 2 हिस्से होते हैं, यूनिट की मुख्य बॉडी और उससे जुड़ी वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट। जैसे ही मतदाता अपना वोट डालता है, वीवीपैट की स्क्रीन पर जिस भी उम्मीदवार को वोट डाला गया है उसका चेहरा और पार्टी का चुनाव चिन्ह 7 सेकंड के लिए दिखाई देता है। उसके बाद ये जानकारी पर्ची पर प्रिंट होकर मशीन में स्टोर हो जाती है, जिससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि मतदाता ने किसे वोट दिया। तो कैसा लगा आपको आज का साइटेक, हमें जरूर बताइएगा और अपने सुझाव नीचे दी गई ईमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। साथ ही विज्ञान जगत से जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए इंडिया साइंस को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह साइटेक के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।